नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस रचना की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की बड़ी ही लोकप्रिय और बड़ी ही महत्वपूर्ण कविता है और यह सिविल सर्विस के दृष्टिकोण से भी, सिविल सर्विस परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अक्सर या तो सीधे इस कविता से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या फिर इस कविता के जरिए मुक्तिबोध से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज इस कविता को विस्तार पूर्वक देखते हैं, चर्चा करते हैं। अच्छा, जब हम किसी रचना की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि उस रचना को रचित करते समय, उस रचना को लिखते समय आखिर कवि की या रचनाकार की मनस्थिति क्या थी, उस समय की, हमारे देश काल की, हमारे समाज की परिस्थितियां क्या थी, क्योंकि उन सभी परिस्थितियों का, समस्याओं का या और भी जो चीजें हैं उन सब का प्रतिबिंब उस रचना में दिखाई पड़ता है। कहीं ना कहीं से वो सारी चीजें उस रचना को प्रभावित करती हैं। तो हम आज इस कविता में ये सब चीजों को देखेंगे। हम उस समय की परिस्थितियां जिनका प्रतिबिंब या जिनका अक्स इस रचना में दिखाई पड़ता है वो देखेंगे। इसके बाद हम रचना का संवेदना पक्ष देखेंगे और शिल्प पक्ष देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रचना जब भी पढ़ी जाती है तो दो हिस्सों में पढ़ी जाती है, संवेदना पक्ष और शिल्प पक्ष। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम पाते हैं कि ये रचना जो है ब्रह्म राक्षस, ये 1956 में प्रकाशित हुई थी। अच्छा, दूसरा इसके जो कवि है, इसके जो रचयिता है, उनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। हम लोग इस सिलेबस में सिर्फ उनका मुक्तिबोध नाम ही लिखा हुआ है और अक्सर शॉर्ट में उनका मुक्तिबोध नाम लिखा जाता है। उनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है और ये घोषित तौर पर मुक्तिबोध घोषित तौर पर साम्यवादी है, मार्क्सवादी कवि हैं और उनके पूरे के पूरे साहित्य में आप देखेंगे कि मार्क्सवाद की छाप स्पष्ट रूप से दिखती है। अच्छा, लेकिन बाकी मार्क्सवादी कवियों की तरह या अन्य ढेर सारे मार्क्सवादी कवियों की तरह मुक्तिबोध नहीं है। तो उनमें भिन्नता क्या है? मुक्तिबोध में यह भिन्नता है कि अन्य कवियों की कंपेयर में या अन्य कवियों की तुलना में यह इस तरह से मार्क्सवादी है कि इन्होंने मार्क्सवाद को या समाजवाद को या साम्यवाद को इन्होंने अपने जीवन में उतारा है। वो सिर्फ रचना करते समय मार्क्सवादी नहीं है या अपने कलम के जरिए मार्क्सवादी नहीं है, बल्कि उन्होंने उस चीज को, साम्यवाद को अपने जीवन में उतार कर दिखाया है, इसलिए वो बाकी मार्क्सवादियों से भिन्न है। अब चूंकि मुक्तिबोध मार्क्सवादी कवि है तो इस कविता पर मार्क्सवाद का प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जिस समय इस कविता की रचना हुई उस समय की परिस्थितियां क्या थी। तो आप देखेंगे कि जबकि ये रचना है उस समय देश आजाद हो चुका था, और जैसा कि उस समय के बुद्धिजीवियों या साहित्यकारों या अन्य जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी जो आकांक्षाएं थी कि आज़ादी बाद ऐसा बदलाव आएगा, इस तरह का शासन लागू होगा, समाज में ऐसे चीजें बदलेंगी, क्या क्या परिवर्तन आएंगे, ठीक वैसा परिवर्तन या चीजें वैसी नहीं बदली। उसकी वजह ये रही कि ऊपर का नेतृत्व तो हम लोगों का ठीक रहा, लेकिन निचले स्तर पर समस्याएं रही, निचले स्तर पर गड़बड़ियां रही। इसलिए जो आमूलचूल परिवर्तन जितना हुआ तो, लेकिन जैसी उम्मीद की जाती थी, जैसा लोगों को उम्मीद थी कि आज़ादी आने के बाद सारा कुछ बदल जाएगा, वैसा बदला नहीं।
और जब साम्यवादी कवि या साम्यवादी रचनाकारों की रचनाओं में आप देखेंगे तो ये बार बार दिखता है कि हमें आज़ादी मिली तो, लेकिन अधूरी आज़ादी मिली। जैसा हम लोग सोच रहे थे, जैसा हम लोग चाह रहे थे, ठीक वैसी आज़ादी नहीं मिल पाई। और अक्सर जैसे कि आप नागार्जुन की रचनाओं में भी पढ़ेंगे कि कागज की मिलती आज़ादी, ले लो दो दो आने में, इस तरह बाकी जो कवियों के आप देखेंगे, आदम गोडवी का देखेंगे कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। तो इस तरह की जो दृष्टिकोण है, आपको ये वामपंथी जितने कवि हैं या कहिए साम्यवादी कवि हैं, उनमें दिखाई पड़ेगा। तो ये मुक्तिबोध के यहाँ भी ये चीज दिखाई पड़ती है। अब आजादी से मोह भंग हुआ क्यों, क्या क्या परिस्थितियां थी, तो उसमें एक ये वजह ये भी थी, क्योंकि भारतीय जनसंख्या आजादी के समय अधिकांश जनसंख्या कहीं ना कहीं भूमि पर निर्भर थी। अधिकांश जनसंख्या या तो किसान थी या तो भूमिहीन मजदूर थी। वैसी परिस्थितियों में जमींदारी प्रथा खत्म होकर, जमींदारी प्रथा चूंकि ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश शासन में चल रही थी और अंग्रेजों द्वारा ही लागू की गई थी, तो वो प्रथा या वो परंपरा समाप्त करके जो भूमि के बंटवारे की योजनाएं थी, हदबंदी, चकबंदी कानून, वो सब विधिवत ढंग से लागू होने थे। वो लागू तो हुए, लेकिन जितना बेहतर ढंग से लागू होने थे वैसे लागू नहीं हो पाए। तो इस वजह से जो चाहे आप देखेंगे, इसी कारण से जो नक्सलवादी आंदोलन आरंभ हुआ, या बिहार में जो भीषण नरसंहार हुआ, कई बार 2 सेनाएं बन गई बिहार में और कई बार भयानक नरसंहार हुए, भयानक जो जाति हिंसा हुई, वो सब देखेंगे कि भूमि कानूनों को सही से लागू न होने के कारण ही ये सब परिस्थितियां उत्पन्न हुई। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। और इस चूंकि अधिकांश लोग भूमि पर निर्भर थे, तो लोगों के जीवन पर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा था। तीसरा, समाजवाद का प्रभाव भी बढ़ रहा था। चूंकि रूस में समाजवादी क्रांति हो चुकी थी, मार्क्सवादी क्रांति हो चुकी थी, और ये भी देखा गया कि उस क्रांति के आधार पर जब रूस में शासन लागू हुआ तो रूस एक विकसित देश की श्रेणी में आया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सिर्फ 2 ही देश रह गए थे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, एक अमेरिका और दूसरा रूस। अब ये देखा गया कि दुनिया एक तरह से शीत युद्ध जब चालू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो दुनिया 2 हिस्सों में बट गई, एक पूंजीवादी विश्व और दूसरा समाजवादी विश्व। अगर हम अपने देश पर देखेंगे तो समाजवाद का प्रभाव ज्यादा रहा है, हमारे नेताओं पर भी समाजवाद का प्रभाव ज्यादा रहा है, क्योंकि वो देख रहे थे कि देश में जिस तरह से अंग्रेजों के कारण जिस तरह से भेदभाव, जिस तरह से असमता, जिस तरह से गरीबी विद्यमान है, अगर पूंजीवादी शासन तुरंत लागू कर दिया जाएगा तो देश की स्थिति बड़ी विषम हो जाएगी और हो सकता है देश पतन की तरफ चला जाए, या ये भी संभव है कि देश गृह युद्ध की तरफ चला जाए, ये भी संभव था। तो इसलिए हमारे नेताओं ने समाजवाद का रास्ता चुना देश के विकास के लिए, लेकिन समाजवाद भी जैसा ढंग से लागू होना था वैसा लागू नहीं हो पाया, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की थी। फिर उसका जो अगला पॉइंट है ये कि जो मुक्तिबोध को लगता है, यह पॉइंट जो आप पढ़ेंगे, ये इस कविता की जान है, ये इस कविता का मूल सूत्र है, ये इस कविता की समझ लीजिए कथा वस्तु या रचना वस्तु आप समझ ले, ये पॉइंट इस कविता का
मुख्य बिंदु है। यह है क्या कि बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा अपनी भूमिका का समुचित निर्वहन न कर पाना। मुक्तिबोध को सबसे ज्यादा शिकायत मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों से है। और कैसे, इसको जरा हम लोग ढंग से समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। समाज में 3 वर्ग है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन निम्न वर्ग के पास शिक्षा की कमी है और उसके अंदर जागरूकता नहीं है। और यही वजह है कि जागरूकता न होने के कारण उच्च वर्ग निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग को शासन करता है। जागरूकता का अभाव होने के कारण उसे ये पता नहीं है कि उसका शोषण क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, और इस शोषण को कैसे रोका जाए। निम्न वर्ग की जो भी मेहनत है, जो भी परिश्रम है, उस परिश्रम का अधिकांश भाग उच्च वर्ग द्वारा ले लिया जाता है। ये मार्क्सवादी सिद्धांत है जो मैं बता रहा हूं। ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है कि निम्न वर्ग के परिश्रम का अधिकांश भाग उच्च वर्ग द्वारा ले लिया जाता है और निम्न वर्ग को सिर्फ उतना ही हिस्सा मिलता है जितना कि उसके निर्वाह के लिए बहुत आवश्यक है, या जिसके बिना उसका निर्वाह चल ही नहीं सकता। सिर्फ वो जीने भर के लिए उसको उसका हिस्सा मिलता है, बाकी हिस्सा उच्च वर्ग द्वारा हड़प लिया जाता है। तो अब मध्यम वर्ग क्या है? मध्यम वर्ग जागरूक तो है, जो यहाँ पर इस कविता में दिखाया गया है, और जैसा कि मुक्तिबोध का मानना है कि मध्यम वर्ग जागरूक तो है, क्योंकि वो सबसे पढ़ा लिखा वर्ग है, तो उसे पता तो सारी चीजें हैं, लेकिन वो अपने सुख में, अपने आनंद में, या अपने आकांक्षाओं की पूर्ति में, या अपनी लोभ में इतना लगा हुआ है, इतना व्यस्त हुआ है कि वह निम्न वर्ग को जागरूक नहीं करता, वो निम्न वर्ग को जगाता नहीं है, जिसकी वजह से समाज में क्रांति होना संभव नहीं होती। अगर निम्न वर्ग को ये मध्यम वर्ग जगा दे, उसमें जागरूकता फैला दे, तो क्रांति संभव है और एक ऐसा शासन लागू होगा जिसे मार्क्सवाद में आदर्शवादी शासन बोला गया है कि सोवियत सरकार होगी या निम्न वर्गों का शासन होगा, निम्न वर्ग के प्रतिनिधि शासन करेंगे। वो जो व्यवस्था आप मार्क्सवाद में पढ़ेंगे वो व्यवस्था लागू हो सकती है ताकि निम्न वर्गों की सरकार बने। तो ये मध्यम वर्ग जो अपना दायित्व नहीं निभा पा रहा है, वही इस देश की या वही इस समाज की सबसे बड़ी समस्या है। और ये दायित्व नहीं निभा, अब मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी भी 2 तरह के हैं। कुछ लोगों को तो मतलब ही नहीं है, वो जानते तो हैं लेकिन उन्होंने अपने लोभ के खातिर संवेदनशीलता ही छोड़ दी है, तो उन्हें मतलब ही नहीं निम्न वर्ग से। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जिन्हें ये तो लगता है कि यार ये मेरा काम था कि मैं निम्न वर्ग में जागरूकता फैलाऊं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। और उस वर्ग जैसे जब वो ये सोचता है मध्यम वर्ग कि मैं निम्न वर्ग में जागरूकता नहीं फैला पा रहा हूं, तो उसकी वजह से उसके मन में जो अंतर्द्वंद होता है, जो अंतर संघर्ष होता है, वही इस कविता की मूल वस्तु है, वही इस कविता की रचना वस्तु है, वही मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का संघर्ष ही इस पूरी कविता में दिखाया गया है, ब्रह्मराक्षस में दिखाया गया है। अब हम आगे चलते हैं, इसका संवेदना पक्ष और शिल्प पक्ष देखते हैं। अब इस कविता की संवेदना पक्ष की विशेषताएं देखते हैं। तो जैसा कि मैंने वहां कहा था कि इस कविता का जो सबसे मुख्य बिंदु है वो है मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का आत्म संघर्ष। ये इस कविता की मुख्य रचना वस्तु है। पूरी कविता इसी के इर्द गिर्द बुनी गई है।
अच्छा, ये दिखता कैसे है, कहाँ दिख रहा है इस कविता में? स्पष्ट रूप से जब हम ये चीज देखेंगे तो पाएंगे कि आत्मचेतस और विश्व चेतस के बीच का द्वंद्व कैसे कैसे दिखता है। अच्छा, यहाँ पर ये भी समझ ले कि आत्मचेतस और विश्व चेतस के शब्दों का मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है। आत्मचेतस का मतलब है चेतस मतलब चेतना। आत्मचेतस का मतलब है कि व्यक्ति की चेतना जब सिर्फ अपने लिए हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, स्वयं केंद्रित हो। चेतना स्वकेंद्रित हो, अर्थात व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचे या सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचे तो वह क्या है, तब वह आत्मचेतस है। और विश्व चेतस का मतलब क्या है? विश्व चेतस का अर्थ है कि व्यक्ति समाज के बारे में सोचे, व्यक्ति की भावना पर केंद्रित हो, स्वकेंद्रित ना हो बल्कि पर केंद्रित हो, तो उसको कहा जाएगा विश्व चेतस। तो ये आत्म से चेतस और विश्व चेतस के बीच का द्वंद्व ही इस कविता की मूल विषय वस्तु है, मूल रचना वस्तु है। तो अब वो दिखता कैसे कैसे है, ये हम इसमें दिखा देते हैं कि पिस गया वह बाहरी, पिस गया वह भीतरी और बाहरी, दो कठिन पाटों बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीचे। तो दो कठिन पाट, ये पाठ क्या है? इस कविता पर जब देखेंगे आप कि इस कविता पर मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है। इसमें कभी मन के अचेतन हिस्से पर प्रवेश करता है, अर्थात मन के अंदर प्रवेश कर जाता है। उसके बाद ये रचना आगे बढ़ती है। जैसे ही रचना आरंभ होती है कि शहर के शोर खंडहर की तरफ परित्यक्त सुनी बावड़ी, तो वो जो पूरा बावड़ी का बिंबात्मक जो अंकन हुआ है वो एक तरह से मन के अंदर प्रवेश करने की प्रक्रिया है कि मन के अंदर कभी प्रवेश कर रहा है। और मन के अंदर जब प्रवेश करता है तो मन के दो हिस्से हैं। अब दो हिस्से में जैसे मैंने बताया था कि एक हिस्सा सोचता है आत्मचेतस होकर और दूसरा हिस्सा सोचता है विश्व चेतस होकर। और जैसा कि सारे लोगों के मन में ये भावना आती है कि एक बार व्यक्ति का मन सोचता है कि हम अपने लिए सोचें, अपने लाभ के लिए सोचें, अपने परिवार के लिए सोचें कि हमें खाने कपड़े और सब चीज़ का प्रबंध करना है परिवार के, हम पहली प्राथमिकता अपने परिवार को दें कि अपने बच्चों के लिए हम संपत्ति इकट्ठा करके जाएं। और मन का दूसरा हिस्सा सोचता है कि समाज ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो हमारी भी समाज के प्रति जिम्मेदारी है, हमें समाज के प्रति भी सोचना चाहिए। तो वो हिस्सा विश्व चेतस है मन का। तो ये जो मन के दो पाठ है, दो कठिन पाठों बीच दो पाठ है जो मन के, वो यही है कि आत्मचेतस मन और विश्व चेतस मन। ये मन के जो दो हिस्से हैं तो उसी के बीच ब्रह्म राक्षस पिस गया है। पिस गया वह भीतरी और बाहरी, दो कठिन पाटों बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीचे। अगला बिंदु हम देखते हैं जब इसका संवेदना का कि वंचित वर्ग के प्रति निष्ठा, साम्यवाद का प्रभाव इस कविता में स्पष्ट रूप से दिखेगा। साम्यवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखेगा। और जैसा कि साम्यवाद का मूल तत्व ही है कि वंचित लोगों के प्रति निष्ठा का भाव, तो यह इस कविता में दिखेगा। पूरी कविता में या यूं कहिए कि
मुक्तिबोध के पूरे साहित्य में ही यह भाव दिखाई पड़ता है, वंचित वर्गों के प्रति निष्ठा का भाव। वो लिखते हैं कि मैं तुम लोगों से दूर हूँ, या जो होना चाहिए मैं वैसा हो नहीं पाता। तो वो सब जो कविताएं हैं वो सब इसी ओर इशारा करती हैं। तो अच्छा, ये इस कविता में कैसे दिखता है, हम इस कविता पर अगर फोकस करें तो ये देखिए कि आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय बन, विश्वचेतस बेबनाओ। जब जब उसका मन आत्मचेतस मन हावी हुआ, या मन आत्मचेतस मन का करने के लिए आगे बढ़ा, तो हमेशा उसके व्यक्तित्व में एक परेशानी, एक उलझन सी रही, क्योंकि उसका दूसरा मन हमेशा ये बोलता था कि नहीं, तुमको विश्वचेतस भी बनना है, विश्वचेतस होना है। इसलिए ये प्राणमय मन उसके हृदय में सदा, उसके व्यक्तित्व में सदा मौजूद रहती थी। क्योंकि मन का जो दूसरा हिस्सा है विश्वचेतस वाला, वो हमेशा इशारा करता था कि नहीं, तुम्हें विश्वचेतस बनना है, ये तुम्हारी मूल मांग है समय की, या ये तुम्हारा मूल दायित्व है मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का। ये मूल दायित्व है कि वह विश्वचेतस बनकर निम्न वर्ग में जागरूकता जगाए। तो ये देखेंगे, ये साम्यवाद का प्रभाव है। साम्यवाद में परंपरागत धर्मों का या पुरानी रीति रिवाजों का, पुराने रस्मों का स्पष्ट रूप से विरोध है। यहाँ तक कि मार्क्स ने बोला ही है कि धर्म अफीम है, ये शोषण का एक बड़ा मजबूत उपकरण है। तो वो चीज आप यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ पुरानी जो दर्शन धर्म है, चूंकि ब्रह्म राक्षस पुराने आधार पर, पुराने सूत्रों छंदस के आधार पर ही वर्तमान की भी व्याख्या करना चाहता है और कर रहा है, वही उसकी एक समस्या भी है। तो यहाँ पर हम पुराना परंपरागत, आप देखेंगे परंपरागत रीतियों का, धर्मों का विरोध किया गया है वहां पर, कि हम नए वर्तमान जो स्थितियां हैं, वर्तमान परिस्थितियां, उनकी व्याख्या पुरानी चीजों के आधार पर नहीं कर सकते। तो ये देखिएगा, ये उसी वही लाइन है, हम इस कविता में देखते हैं। कविता की किन पंक्तियों में ये है, सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, व तब से आज तक के सूत्र, छंदस, मंत्र, थ्योरम, सब प्रेमियों तक, कि मार्क्स, एंजल्स, रसेल, टाइमबी, हिडिंबर व स्पेंसर, साथ यहाँ तक कि गांधीवाद का भी। और सबसे बड़ी बात देखिए, वो खुद मार्क्सवादी हैं, लेकिन मार्क्सवाद के जो परंपरागत सिद्धांत है या यांत्रिक अवधारणा है, मुक्तिबोध यहीं पर एक विशेष चीज है मुक्तिबोध की, कि मुक्तिबोध मार्क्सवादी तो है, लेकिन वह यांत्रिक मार्क्सवादी नहीं है कि आंख मूंद कर मार्क्सवाद को अपना लें या मार्क्सवाद को फॉलो करें। आंख मूंद कर वो मार्क्सवाद को अनुसरण नहीं करते, वह उसको भावना के स्तर पर या मानसिक स्तर पर अपने जीवन में उतारते हैं। वह सिर्फ दिखाने के लिए यांत्रिक रूप से मार्क्सवादी नहीं है, क्योंकि मार्क्सवाद का चरित्र भी देश काल के अनुरूप बदलता है। अलग अलग जगह की परिस्थितियां अलग होती हैं, तो कोई भी सिद्धांत होगा तो अलग अलग जगह वो भिन्न भिन्न रूप में आएगा। मुक्तिबोध इस चीज को समझते हैं, इसीलिए वो यांत्रिक मार्क्सवादी नहीं है। और यही वजह है कि इन्होंने मार्क्सवाद के जो परंपरागत सिद्धांत या यूं कहिए कि यांत्रिकता का विरोध किया है। और गांधी का भी, गांधी के जो परंपरागत सिद्धांत है उनका भी उन्होंने कहीं ना कहीं विरोध किया है। वो चाहते हैं कि गांधीवाद को भी वर्तमान परिस्थितियों में अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ढालकर अपनाया जाए, सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता हुआ है। अच्छा, अब इसका अगला बिंदु हम देख लेते हैं कि मुक्तिबोध में, जैसा कि उनके पूरे साहित्य में ही पूंजीवाद का विरोध दिखता है, हर जगह उनके यहाँ पूंजीवाद का विरोध देखेगा। पूंजीवाद को ऐसा कीड़ा मानते हैं, ऐसी जोंक मानते हैं जो कि जनता का खून चूस रही है। तो ये चीज इसमें कैसे दिखती है, पूंजीवाद चूंकि हर चीज का व्यवसायीकरण कर देता है, हर चीज का कमर्शलाइजेशन कर देता है,
यहाँ तक कि विद्या जैसी चीज भी भारत में विद्या का व्यवसायीकरण नहीं रहा, लेकिन पूंजीवाद के प्रभाव में विद्या का भी व्यवसायीकरण हुआ है। वर्तमान में तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा बुरे रूप में, विकृत रूप में दिखता है। इतने महंगे महंगे स्कूल और इतने ड्रेसेस से लेकर कितना खर्चीली हो गई है शिक्षा, और हर जगह की शिक्षा, उच्च शिक्षा भी इतनी खर्चीली हो गई है कि एक आम घर का आदमी है, गरीब मजदूर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सोच भी नहीं पाता। तो वो सब चीजें आप देखेंगे, ये पूंजीवाद का ही प्रभाव है। तो देखेंगे कि पूंजीवाद का विरोध किया है, और कैसे, किंतु युग बदला वह आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन, वह धन में से हृदय मन। कीर्ति व्यवसायी मतलब हर चीज का व्यवसाय हो रहा है। आप देखेंगे कि कीर्ति यानी प्रसिद्धि का, आदमी जब पढ़ता लिखता है उसे प्रसिद्धि प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ कीर्ति का भी व्यवसाय हो रहा है। वो क्यों ऐसा कि अब समय बदल गया है, अब हर चीज धन से तो ली जाने लगी है, अब हर चीज हृदय या भावना का कोई महत्व नहीं रहा, हर चीज में धन ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये पूंजीवाद की निशानी है, और इस तरह से उन्होंने पूंजीवाद का इस कविता में विरोध किया है। ब्रह्म राक्षस भी जब गुरु प्राप्त करने के लिए गया तो उसे यही समस्या आई थी कि वह, ये आगे वाली स्लाइड में देखेंगे आप, कि वह जब गुरु प्राप्त करने के लिए गया तो अब शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया था और गुरु वैसे उपलब्ध नहीं थे। अगला बिंदु देखते हैं इस कविता का, कि बुद्धिजीवी लोगों का, जो इस कविता की मैंने बताया समस्या भी है कि बुद्धिजीवी लोगों का समाज से कटाव। कोई भी बुद्धिजीवी है वह, उसके पास ज्ञान का भंडार तो है, उसके पास ज्ञान का भंडार तो है, लेकिन अगर वह ये ज्ञान जनता तक नहीं पहुंचा रहा तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। वो सिर्फ अपने अंदर ज्ञान को समेटे हुए है, तो उस ज्ञान का अगर बाकी लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उस ज्ञान होने का कोई अर्थ नहीं है। जब आप मुक्तिबोध की एक कहानी भी है, ब्रह्म राक्षस, जब आप इस ब्रह्म राक्षस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्म राक्षस आखिर ब्रह्म राक्षस बना कैसे है। ब्रह्म राक्षस इसलिए ब्रह्म राक्षस बन गया क्योंकि वो पिछले जन्म में बहुत प्रकांड विद्वान था, बड़ा ही बुद्धिजीवी व्यक्ति था, लेकिन अपने उस बुद्धि का, अपने उस ज्ञान का सार्थक उपयोग नहीं किया। उसने बाकी जनता को, अपने किसी भी योग्य शिष्य को वह अपना पूरा ज्ञान, अपनी पूरी बुद्धि नहीं दी, इसलिए वो ब्रह्म राक्षस बन गया था। तो यहाँ भी कवि यही कहना चाहता है कि ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो अपने ज्ञान का, अपने विवेक का इस्तेमाल जनता के हित में नहीं करते, न अपना ज्ञान दूसरे लोगों को देते हैं, वैसे बुद्धिजीवी लोग किसी काम के नहीं समाज में। और ब्रह्म राक्षस के साथ भी यही समस्या थी। ये देखिए इन लाइनों में कि वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वो कोठरी से बाहर ही नहीं निकला। यहाँ कोठरी का मतलब है समाज से कटाव, वो प्रतीक है एक तरह से कोठरी, समाज से कटाव। कोठरी यहाँ पर समाज से कटाव का प्रतीक है। तो वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वो वहीं पर बाकी लोगों को उसके ज्ञान का, उसके विवेक का कोई फायदा नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। बुद्धिजीवी, ऐसे बुद्धिजीवी जो जागरूक है, इनके अंदर विवेक है, ज्ञान है, लेकिन वो अगर उसका इस्तेमाल निम्न वर्ग की जागरूकता में या निम्न वर्ग को ज्ञान देने में नहीं कर रहे हैं तो उस बुद्धिमत्ता का, उस ज्ञान का, उस विवेक का कोई उपयोग नहीं, तो बेकार है। अब अगला बिंदु देखते हैं इस कविता का, इस रचना का, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ज्ञान के साथ साथ भावना और करुणा भी आवश्यक है।
जब आप कामायनी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कामायनी की मूल समस्या क्या है। कामायनी की मूल समस्या है कि इच्छा, क्रिया और ज्ञान। तो उसमें जो एक छंद है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हो, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हो, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। यानी तीनों चीजें अलग अलग दिख रही हैं। ये तीनों चीजें के बीच में साम्यता, एक कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए वो नहीं है। और जब तक जीवन में इन तीनों चीजों के बीच एक सिमेट्री नहीं होगी, साम्यता नहीं होगी, इन तीनों चीजों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक जीवन सफल या सुखी या आनंद पूर्वक नहीं बीत सकता। हमेशा व्यक्ति परेशान रहेगा। ये जो समस्या, मूल समस्या, ये सिर्फ प्रसाद की समस्या नहीं है, ये पूरी युगीन समस्या है जिसको उन्होंने अपने उस महाकाव्य कामायनी में उठाया है। ये उस रचना का मूल वस्तु है, मूल सार है। इसी समस्या को, चूंकि ये युगीन समस्या है और उसी युग में मुक्ति बोध भी है, तो मुक्ति बोध ने भी इस युगीन समस्या को उठाया है, लेकिन दूसरे रूप में। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर भी ये समस्या ऐसे ही है, लेकिन जो समाधान है उसका, अच्छा, इसी समस्या को अगे ने भी उठाया है अपनी जो कविता है असाध्य वीणा में, जो कि आपके सिलेबस में है। तो ये समस्या है, तीनों आपकी रचनाएं जो आपके सिलेबस में है, उस तीनों में ये समस्या दिखाई पड़ती है, ये समस्या मौजूद है। उसी समस्या का आधार लेकर ये रचनाएं बुनी गई हैं, चाहे वो असाध्य वीणा हो, चाहे ये ब्रह्मराक्षस हो या कामायनी जैसा महाकाव्य हो। लेकिन तीनों जगह फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि मुक्ति, इसके यहाँ आप प्रसाद के यहाँ देखेंगे कामायनी में कि उन्होंने फर्क समाधान का तीनों जगह, तीनों कवियों ने, तीनों रचनाकारों ने अलग अलग तरह का समाधान दिया है। प्रसाद ने एक काल्पनिक समाधान दे दिया है कि ये लोग एक रहस्य लोक में पहुंचते हैं। जब उसका रहस्य सर्ग कामायनी का आप पढ़ेंगे कि रहस्य लोक में पहुंचने पर जब श्रद्धा इशारा करती है, मनु को दिखाती है कि ये तीनों गोले एक ही सीध में, एक लाइन में दिखाई पड़ते हैं, वही है इच्छा, क्रिया और ज्ञान के गोले हैं जो एक सीध में दिखाई देने लगते हैं। तो वहां पर काल्पनिक समाधान दे दिया गया है। अज्ञेय के यहाँ वो समाधान सृजनात्मकता या रचनाशीलता से दिया गया है, और उसको सृजनात्मक रहस्यवाद के माध्यम से असाध्य वीणा कविता में दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। अच्छा, अब मुक्ति बोध चूंकि इस तरह का कोई आध्यात्मिक, दार्शनिक या इस तरह से काल्पनिक समाधान नहीं दे सकते। उसकी वजह क्या है कि वो मार्क्सवादी है, वो साम्यवादी व्यक्ति है और हृदय से साम्यवादी है। तो वो वही दिखाएंगे जो यथार्थ में है, जो सच्चाई है इस दुनिया की, इस जगत की, इस जीवन की, वो वही दिखाएंगे। तो मुक्तिबोध ने क्या किया? मुक्तिबोध ये जान रहे हैं कि इन तीनों के बीच में 100% कोऑर्डिनेशन या सिमेट्री संभव नहीं है। 100% तीनों के बीच में समता आ जाए, ये संभव ही नहीं है। इसलिए उन्होंने उसको ट्रेजेडी फॉर्म में यहाँ पर दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि ब्रह्म राक्षस चाहता था कि जो ज्यामिति रूप से विश्व चेतस बन जाए, और विश्व चेतस ज्यामिति रूप से बनना है तो इन तीनों के बीच में एक समन्वय होना चाहिए, जो कि 100% संभव नहीं है। 100% इन तीनों के बीच में समन्वय आ जाए, ये संभव ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म राक्षस में ट्रेजेडी हुई ब्रह्म राक्षस के साथ कि वह लगातार जीवन भर एक कोशिश में लगा रहा कि इन तीनों ही चीजों के बीच में एक 100% ज्यामितीय रूप से या गणितीय रूप से 100% समन्वय आ जाए, तो संभव नहीं है, और इसलिए वो समन्वय आ नहीं सका। यहाँ पर मुक्तिबोध ने स्वीकार कर लिया कि समन्वय 100% समन्वय संभव नहीं है। हालांकि जहां तक हो सके, जहां तक
ये समन्वय हो सके वहां तक ये किया जाना चाहिए। अब ब्रह्म राक्षस ने किया, इसलिए ब्रह्म राक्षस की असफलता भी महत्वपूर्ण है। वो कई अन्य सफलताओं से बेहतर है, क्योंकि उसने उस दिशा में सोचा तो कम से कम 100% विश्व चेतन बनने के लिए ब्रह्म राक्षस ने सोचा तो, इसलिए उसकी असफलता भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो मुक्ति बोध ने समाधान दिया है इस चीज का, समन्वय का, कि 100% संभव नहीं है इन तीनों के बीच में समन्वय, लेकिन यथासंभव जहां तक हो सके इसके बीच समन्वय साधने की कोशिश की जानी चाहिए, जैसा कि ब्रह्म राक्षस ने की। तो यहाँ पर हम इस कविता में कहा देखते हैं, आइए पंक्तियां देखते हैं कि ज्ञान के साथ साथ भावना और करुणा भी आवश्यक है। तो यहाँ ज्ञान ये हुआ, इच्छा, ये इच्छा का मतलब भावना से है, भावना के कारण ही इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान के साथ साथ भावना और करुणा भी आवश्यक है। तो भावना और करुणा ये इच्छा के जरिए ही उत्पन्न होती है। तो ये उसी का प्रतिबिंब है, उसी का प्रतिनिधि है। ये देखेंगे, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य, ये सजल और शिष्य जो है, सजल और शिष्य मतलब भावनापूर्ण हृदय, भावनापूर्ण हृदय वाला शिष्य। सजल और मतलब भावनापूर्ण हृदय से, हृदय में भावना भरी हुई है, भावना से परिपूर्ण हृदय है, तो उसको बोलेंगे सजल और माने हृदय, सजल मतलब भावनापूर्ण, जल सजल का मतलब यही माना जाता है। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता हूँ, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं। तो यहाँ पर कवि, ब्रह्म राक्षस भी कवि ही है और ब्रह्म राक्षस का शिष्य भी यहाँ पर कवि यानी मुक्तिबोध ही है। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग क्यों आ गए? यहाँ इसलिए आ गए कि अब ब्रह्म राक्षस के शिष्य के रूप में मुक्तिबोध समझ चुके हैं कि 100% ज्यामितीय रूप से या गणितीय रूप से इन चीजों के बीच में समन्वय करना बड़ा मुश्किल है। और बिना भावना के, सिर्फ अगर ज्ञान के जरिए हम विश्व जितेश बनने की कोशिश करें तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जब भावना नहीं होगी तो संवेदनशीलता नहीं आएगी, और जब संवेदनशीलता नहीं आएगी तो सच में जिन लोगों के लिए सोच रहे हैं विश्व चेतन बनकर कि जो निम्न वर्ग के लिए कार्य करें, वो वास्तव में व्यवहारिक रूप में हम कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान के साथ साथ भावना और करुणा का होना आवश्यक है। बिना भावना और बिना करुणा के हम ज्ञानी होकर भी निम्न वर्ग के लिए या वंचित वर्ग के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इन पंक्तियों में यही दिखाया गया है कि कवि इसीलिए ब्रह्म राक्षस का सजल रूप से होना चाहता है, वह भावनापूर्ण शिष्य होना चाहता है, क्योंकि अब शिष्य बनकर वो समझ चुका है कि बिना भावना के ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ ज्ञान के आधारे समाज में परिवर्तन लाना संभव ही नहीं है। जैसा कि मैंने पहले पिछले उसमें बताया भी कि ये युगीन समस्या है, इच्छा क्रिया ज्ञान के बीच समन्वय की, सामंजस्य की, जिसको कि अलग अलग कवियों ने, अलग अलग लोगों ने इसको दर्शाया है अपने अपने काव्य में। तो यहाँ पर भी मैंने जैसा कि बताया कि मुक्तिबोध के काव्य में या इस काव्य जो ब्रह्म राक्षस में ये समस्या दिखती है, और वो कहाँ किन पंक्तियों में दिखती है उसका ये उदाहरण, ये कोटेशन है उसका। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य उदल, यहाँ पर देखिए तीनों चीज आ गई, भाव तर्क व कार्य, जो मैंने वहां पर बताया था, इच्छा क्रिया व ज्ञान। तो भाव का मतलब यहाँ पर है इच्छा से, ये भाव है। तर्क का मतलब है ज्ञान से, जो ज्ञान की वजह से ही तर्क उत्पन्न होता है, और क्रिया का अर्थ है कार्य से, व्यवहार में जो हम कार्य करते हैं, जो यहाँ परिणत रूप है इन दोनों का। जब हमारे दिल में सबसे पहले इच्छा उत्पन्न होती है तो फिर उसी वजह से ज्ञान के कारण हम किसी कार्य को करते हैं। तो ये चीज देखेंगे तो ये इस पंक्तियों में स्पष्ट रूप से आया भी है।
कि उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब। अच्छा, वो जो मैंने वहां पर बताया था कि पूंजीवाद का क्या प्रभाव है, तो देखिए वही लाइन है, सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, लेकिन उसे गुरु मिला नहीं, क्योंकि अब जमाना पूंजीवाद का हो चुका है। अब बिना व्यवसाय, चूंकि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, तो बिना पैसे के एक योग्य गुरु नहीं मिलता, और पैसे वाला गुरु भी उतना योग्य नहीं होता। जो वास्तव में गुरु होगा वो बिना व्यवसायीकरण के ही राह दिखाता है, मार्गदर्शन करता है। तो यहाँ पर जो युगीन समस्या है, उस युग की समस्या है वो ये है, और उसको इन पंक्तियों से भी यह समस्या दिखाई पड़ती है। अब अच्छा, इसका जो अगला बिंदु देख लेते हैं हम संवेदना का, कि मैंने जैसा बताया कि जब आदमी विश्वचेतस होकर सोचता है और 100% विश्वचेतस होना चाहता है, तो ये संभव नहीं है कि 100% विश्वचेतस हो जाए और इन तीनों के बीच में समन्वय स्थापित हो जाए। ये व्यवहार में संभव ही नहीं है, लेकिन आदमी उस तरफ सोच रहा है, उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और जब ऐसा करेगा, क्योंकि ये संभव है ही नहीं, तो व्यक्ति निश्चित रूप से असफल ही होगा। लेकिन वैसी स्थिति में वो असफलता भी महान है, क्योंकि उसने उस दिशा में सोचा। तो वो अगर 100% विश्वचेतस होना चाहता है तो उसका सोचना ही महत्वपूर्ण है, वो अपने आप में महान है, उसका सोचना ही है। तो ये देखेंगे आप इस कविता में, इन पंक्तियों में, अच्छे व उससे अधिक अच्छे, मान लीजिए 99% विश्वचेतस हो गया, अब वो सोच रहा है कि 100% यानी 100% विश्वचेतस हो जाए, तो ये हुआ अच्छा। अब वो और अच्छा बनना चाहता है, तो अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संगर, गहन किंचित असफलता, अति भव्य असफलता। वो भले असफल हो गया 100% विश्वचेतस बनने में, लेकिन वो असफलता भी उसकी महत्वपूर्ण है, वो सफलता से कम नहीं है। उसकी असफलता भी कहीं से भी सफलता से कम नहीं है, क्योंकि उसने उस दिशा में उस तरफ सोचा, तो यही बड़ी बात है। अभी तक हमने ब्रह्मराक्षस कविता का संवेदना पक्ष पढ़ा, संवेदना पक्ष की हमने चर्चा की। अब हम इस कविता के शिल्प पक्ष की चर्चा करने जा रहे हैं। ब्रह्मराक्षस की कविता में शिल्प पक्ष में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है फैंटेसी शिल्प का प्रयोग। ये फैंटेसी शिल्प आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ मुक्तिबोध के साहित्य में दिखेगी। मुक्तिबोध के अलावा बाकी कवियों के साहित्य में यह विशिष्ट प्रकार का शिल्प, जो कि फैंटेसी शिल्प समीक्षकों द्वारा कहा गया है, यह शिल्प नहीं दिखाई पड़ेगा। फैंटेसी शिल्प पर हम एक बार मुक्तिबोध वाले टॉपिक में, मुक्तिबोध वाले वीडियो में चर्चा कर भी चुके हैं, वहां हमने विस्तार से चर्चा की थी। यहां मैं संक्षेप में उसके बारे में बता दे रहा हूं। फैंटेसी शिल्प का मतलब है कि फैंटेसी कहाँ है, शिल्प में है। जैसा कि वहां भी बताया था मैंने कि फैंटेसी का मतलब होता है काल्पनिकता, भावुकता। फैंटेसी का मतलब है काल्पनिकता। अब रचना में फैंटेसी कैसे कैसे हो सकती है? रचना में फैंटेसी दो तरीके से हो सकती है, या तो फैंटेसी हो कहाँ, संवेदना में, और या फिर हो शिल्प में। संवेदना में फैंटेसी का क्या मतलब है? आपने हॉलीवुड की कुछ फिल्में देखी होंगी, जैसे कि हैरी पॉटर। मैं इस फिल्म का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये अधिकांश बच्चों ने देखी होगी, हैरी पॉटर जैसी फिल्म। उसमें जो फैंटेसी है, जिस तरह की कल्पना की गई है, वो कैसी है? संवेदना में फैंटेसी है, क्योंकि उसकी जो मूल कथा वस्तु है वही काल्पनिक है, मायावी है, स्वप्निल है। तो ये फैंटेसी कैसी है? संवेदना की फैंटेसी है।
चंद्रकांता जैसे उपन्यास आप देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें भी संवेदना में ही फैंटेसी है, क्योंकि उसमें जो चरित्र होते हैं अतिमानवीय शक्तियों से युक्त होते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, पानी के अंदर भी समा सकते हैं। तो ये फैंटेसी है, संवेदना की फैंटेसी। तो रचना में एक चीज तो ये है कि फैंटेसी संवेदना में हो, दूसरी चीज ये है कि रचना की जो कथा वस्तु है या रचना वस्तु है, रचना वस्तु कैसी हो, रचना वस्तु यथार्थवादी हो, उसमें फैंटेसी ना हो। रचना की जो कथा वस्तु है, रचना वस्तु है, रचना की या मूल संवेदना है, वो कैसी है, यथार्थवादी है, उसमें काल्पनिकता नहीं है। लेकिन वह ऐसा यथार्थ है, वह इस तरह का यथार्थ है कि उसको सीधे सीधे शब्दों में व्यक्त कर पाना लगभग असंभव है। वो इतना जटिल और गतिशील यथार्थ है, इतना जटिल है यथार्थ, इतना गतिशील है कि एक साथ उसको साधारण शब्दों में, साधारण तरीके से या कहिए साधारण शिल्प से उसको व्यक्त कर पाना बड़ा मुश्किल है। और अगर व्यक्त किया भी जाएगा तो वो पाठकों तक यथारूप नहीं पहुंच पाएगा। तब वहां पर क्या करते हैं, वहां पर ये मुक्तिबोध का जो मुक्तिबोध की जो योजना है या फैंटेसी शिल्प की योजना है वो काम आती है। और उसी यथार्थ को व्यक्त करने के लिए मुक्तिबोध ने क्या किया है, फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया है। अर्थात इसमें फैंटेसी कहाँ है, फैंटेसी शिल्प में मौजूद है रचना के। अब कैसे कैसे ये यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ सामने कोटेशन दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं, तो ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि जो ब्रह्म राक्षस कविता है उसकी मूल संवेदना, मूल वस्तु क्या है, वो है मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का आत्म संघर्ष। इसमें जो दिखाया गया है कि ब्रह्म राक्षस नाम का जो पात्र है वह क्या चाहता है, वह चाहता है कि वो 100% क्या बन जाए, विश्व चेतक बन जाए। सिर्फ समाज के बारे में सोचे, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचे, 100% वो विश्व चेतक बन जाए। लेकिन वो बन नहीं पाता। वो चाहता तो है बनना कि 100% विश्व चेतक बन जाए, लेकिन कुछ ना कुछ आत्मचेतक वाला भाव उसके मन में आ ही जाता है। इस कारण से वह 100% विश्व चेतक नहीं बन पाता। अब इस चीज को, इस चूंकि ये जो संवेदना है, ये वस्तु है, ये तो यथार्थवादी है, ये काल्पनिक नहीं है, लेकिन इसको व्यक्त करना है। अब व्यक्त कैसे किया जाए, इसको व्यक्त करने के लिए मुक्तिबोध ने ये फैंटेसी शिल्प का सहारा लिया है और इस बिंब के जरिए उन्होंने इस चीज को व्यक्त किया है। कैसे व्यक्त किया है, आइए देखते हैं। इसमें देखिए एक कल्पना की गई है कि खूब ऊंचा एक मंदिर है, खूब ऊंचा एक मंदिर है और नीचे यहाँ पर दूर में तालाब है मंदिर के पास में, वहां से सीढ़ियां गई हैं। और सीढ़ियां कैसी हैं, सीढ़ियां संगमरमर की हैं। संगमरमर यानी स्फटिक का प्रसाद है और स्फटिक की ही सीढ़ियां हैं, स्फटिक का प्रसाद है और स्फटिक की ही ये सीढ़ियां हैं। और ब्रह्म राक्षस यहाँ पे कहाँ है, ब्रह्म राक्षस यहाँ पर खड़ा है, ब्रह्म राक्षस यहाँ है। उसको पहुंचना कहाँ है, ब्रह्म राक्षस को यहाँ से यहाँ पहुंचना है। और चूंकि ये स्फटिक की सीढ़ियां है, पानी है, इसमें फिसलन है, तो जैसे चढ़ता है, चढ़ के कुछ दूर तक पहुंचता है ब्रह्म राक्षस, उसके बाद फिर फिसल जाता है, फिसल के वहीं पहुंच जाता है, फिर चढ़ता है, फिर फिसलता है। तो उसी का अब ये यहाँ पर जब मौजूद है ब्रह्म राक्षस, तो कितना है, मान लीजिए अनुमान के हिसाब से यहाँ पर वो 70% विश्व चेतक है। यहाँ पर जब वो पहुंच जाएगा तो 100% विश्व चेतक हो जाएगा। तो इसी चीज को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने इस फैंटेसी शिल्प का सहारा लिया। और यहाँ पर देखिए, खूब ऊंचा एक जीना सांवला, ये सांवला जो व्यक्ति क्या कर रहा है, ये अस्पष्टता का प्रतीक है, ये धुंधलापन दिखा रहा है।
उसकी अंधेरी सीढ़ियां ये क्या दिखा रही हैं? धुंधलापन दिखा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये अचेतन मन में प्रवेश करने की बात हो रही है। यहाँ पर अचेतन मन में प्रवेश करने के बाद ही ये फैंटेसी संभव है, तो इसलिए अचेतन मन में प्रवेश करने की बात हो रही है कि वे एक आभ्यंतर निराले लोक की एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव। ब्रह्माशस के पैरों में मोच है और बहुत सारे छाती पर घाव हैं, लेकिन वो बराबर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी विश्व चेतस बनने की कोशिश कर रहा है और वो बन नहीं पा रहा है। वो बार बार फिसल जाता है, बार बार गिर जाता है। तो ये देखिएगा फैंटेसी शिल्प का इस्तेमाल है। दूसरा फैंटेसी शिल्प का इस्तेमाल ये देखिए, यहाँ पर क्या कल्पना की गई है। यहाँ पर चूंकि मैंने बताया कि इस कविता की मुख्य वस्तु क्या है, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का आत्मसंघर्ष। तो ये जो आत्मसंघर्ष है, अब ये कि इस आत्मसंघर्ष को कैसे दिखाया जाए, तो उसके लिए कवि ने फैंटेसी शिल्प का सहारा लिया। कैसे दिखाया है कि ये चक्की के दो पार्ट होते हैं ना, अपने घरों में देखी होगी, पुराने घरों में चक्की अभी तक मौजूद है। इस चक्की के जो दो पार्ट होते हैं, उसी तरह कवि ने कल्पना की है कि यह मन के उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो आत्मचेतस है और दूसरा हिस्सा क्या है, विश्व चेतस है। अभी मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का आत्मसंघर्ष, ये कथा वस्तु तो क्या है, ये रचना वस्तु क्या है, ये तो यथार्थवादी है, वास्तविक है। तो संवेदना में फैंटेसी नहीं है, यथार्थवादी है संवेदना। लेकिन इसको दिखाना चाहता है कवि, तो उसको दिखाने के लिए उसने जो ये कल्पना की है उस शिल्प में फैंटेसी दिखा रही है। कैसे? एक पार्ट क्या बनना चाहता है चक्की का, आत्मचेतन, और दूसरा विश्व चेतन। इसी दो पार्टों के बीच में ब्रह्म राक्षस क्या हो रहा है, ब्रह्म राक्षस पिस रहा है। उसी का वर्णन कवि ने किया। पिस गया वह भीतरी और बाहरी, दो कठिन पार्टों बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच। ये आप देखिए, तो ये फैंटेसी शिल्प के माध्यम से जो एक मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का आत्मसंघर्ष है कि कैसे वह आत्मचेतस से विश्व चेतस बनना चाहता है, 100% विश्व चेतस बनना चाहता है, उसको कवि ने फैंटेसी शिल्प के माध्यम से दर्शाया है। ये आप समझ गए होंगे। अब हम अगले बिंदु पर जाते हैं। इसके अगला बिंदु है भाषा शैली। जो मुक्तिबोध है, मुक्तिबोध की भाषा के बारे में समीक्षकों के बीच बड़ा विवाद रहा है। कुछ समीक्षक ये मानते रहे हैं कि भाषा कैसी मुक्तिबोध की बड़ी प्रभावशाली है, कैसी है, बड़ी जानदार भाषा है। वहीं कुछ समीक्षकों का क्या मानना है, इसमें काव्यात्मकता का अभाव है, यह काव्योचित नहीं है। काव्य के हिसाब से यह भाषा उचित नहीं है। यह कैसी है, लक्कड़ तोड़ भाषा है। तो कुछ समीक्षकों ने मुक्तिबोध की भाषा की बड़ी तारीफ की है, जबकि कुछ ने उसमें दोष निकाले हैं। अच्छा, हम देख लेते हैं कि कैसी भाषा है इसकी भाषा के बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट देखेंगे आप कि भाषा विषय के अनुकूल रूप धारण करती है। कि जैसा कि कविता का विषय होगा, कविता में जिस परिस्थिति की चर्चा चल रही होगी, तो उसी के अनुरूप ये भाषा रूप धारण कर लेती है, उसी के अनुरूप भाषा बदलती है। जैसे कि जब इस कविता में अचेतन मन के प्रवेश की बात हो रही है फैंटेसी शिल्प के लिए, अर्थात अस्पष्टता की बात हो रही है। जब आप अचेतन मन में प्रवेश करते हैं तो जैसा आप खुली आंखों से देखते हैं वैसी स्पष्टता नहीं रहती, कुछ धुंधलापन आ जाता है, कुछ अस्पष्टता आती है। जब उसकी बात हो रही है, उसके प्रवेश की बात आ रही है, तो भाषा भी कैसी हो गई है,
भाषा से भी अस्पष्टता झलक रही है। जैसे समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। तो ये अचेतन मन के प्रवेश की बात हो रही है, जहां जहां स्पष्टता कि मन अचेतन मन में जा रहा है, अचेतन मन में कभी प्रवेश कर रहा है, तो वहां की बात हो रही है। इसीलिए इस तरह से इस समझ में आ ना सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो, तो उसी की चर्चा चल रही है। तो भाषा उसी हिसाब से अपना रूप बदल रही है। अब देखते हैं इसमें किस तरह के शब्दों का भाषा में किस तरह के शब्दों का प्रयोग है मुक्तिबोध की इस कविता की भाषा में। इसमें तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग इस कविता में किया गया है। वैसे भी मुक्तिबोध के साहित्य में आपको सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुक्तिबोध वाले वीडियो में भी हमने इस पर चर्चा की थी कि वो क्या है, मार्क्सवादी कवि है और उनके लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, वस्तु या कथ्य, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके लिए शिल्प का महत्व उतना अधिक नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो सभी प्रकार के शब्दों को स्वीकृति देते हैं। दूसरा, वो इसलिए भी करते हैं ताकि भाषा कैसी बनी रहे, जन भाषा बनी रहे, जनता उसको आसानी से समझ जाए। बहुत ज्यादा तत्सम भाषा सभी लोग नहीं समझ पाते आसानी से, इसीलिए कवि ने जन भाषा बने रहने के लिए सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। देखते हैं, आप उदाहरण देख लेते हैं। फिस गया बाहरी और भीतरी दो कठिन पाटों बीच ऐसी ट्रेजिडी है नहीं, ये देखिए विदेश से शब्द ट्रेजिडी अंग्रेजी का शब्द है। मधुर वैदिक ऋचाओं तक, ये देखिए तत्सम का शब्द है सब। वह तब से आज तक के सूत्र, छंदस, मंत्र सब तत्सम से शब्द है। थिवरम, ये कैसा हो गया, अंग्रेजी का विदेश शब्द है। ये पाठ, कठिन पाठों बीच, ये क्या है, तद्भव के शब्द है। तो तद्भव, यहाँ पर तद्भव कर लीजिए, दा है तद्भव, तत्सम, देशज, अविदेशज, हर तरह के शब्दों के प्रयोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि आगे भी देख लीजिए, देशज और तद्भव शब्दों का, ये देखिए लगातार, छपाछप, ये सब क्या है, देशज शब्दों का प्रयोग है। झौर, ये सब क्या है, तद्भव शब्दों का प्रयोग। लाइन से देखिए, लाल फूलों का लहकता झौर, वो बुलाती है सिर खतरे की तरफ जिसोर। अंधियारा, ये क्या है, तद्भव है अंधियारा। खुला मुंह, ये सब क्या है, तद्भव है। बावड़ी का, सब क्या है, तद्भव। सून अंबर ताकता, ये तत्सम हो गया आपका, ये तत्सम हो गया। तो सभी प्रकार के शब्दों की यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। कई आलोचकों ने इसे उबड़ खाबड़ लक्कड़तोड़ भाषा कहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि दो तरह के समीक्षक मौजूद हैं। कुछ तो इनकी भाषा को बड़ी प्रभावशाली, बड़ी जानदार भाषा कहते हैं, और कुछ आलोचकों ने इसे उबड़ खाबड़ लक्कड़तोड़ भाषा कहा है। किस आधार पर ऐसा कहा है, जैसे बहुत सारे इसमें शब्द देखिए, जैसे पढ़ के ही आपको लगता है। इससे पहले आप देखेंगे, ये मुक्तिबोध किस काल के कवि हैं, प्रगतिवाद के कवि हैं। अब प्रगतिवाद की जैसे पहले कौन सा युग था, छायावाद। छायावाद की भाषा कैसी थी, बड़ी कोमल कांत थी। और किस शब्दों का ज्यादा प्रयोग था, तत्सम शब्दों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक था छायावाद की भाषा में, और बड़ी कोमल कांत थी। संस्कृत की तरह की ध्वनियां, मधुर ध्वनियां निकलती थी। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, चाहे वो निराला की भाषा, आप राम की शक्ति पूजा में देखिएगा, निराला की भाषा आप देखेंगे। प्रसाद की भाषा तो वैसे भी चाहे गद्य हो या काव्य हो, तत्सम प्रधान भाषा है, आप देखेंगे। पंत की भाषा देखिए या महादेव वर्मा की भाषा देखिए, चारों कवियों की भाषा आप देखेंगे तो आप देखेंगे तत्सम प्रधान भाषा है और बड़ी कोमल कांत है। स्वर्णिम, मधुरिम, इस तरह के शब्दों का खूब प्रयोग होगा आपको उसमें। तो क्या है कि उसमें एक तो नाद सौंदर्य उसका बड़ा बेहतर है उनका, और एक काव्यात्मकता आ गई है छायावाद के जो रचनाकार हैं। यहाँ तक कि आप प्रसाद का गद्य भी पढ़ेंगे तो उसमें भी एक अद्भुत तरह की काव्यात्मकता दिखाई पड़ेगी आपको, जयशंकर प्रसाद के कहानियों में भी, गद्य में भी।
तो जब उसके कंपेयर में या उसकी तुलना में जब हम मुक्तिबोध की भाषा देखते हैं, मुक्तिबोध की कविताएं देखते हैं, तो कुछ समीक्षकों को वो बात हजम नहीं हो पाती और बहुत से समीक्षक मुक्तिबोध की भाषा को ऊबड़ खाबड़ भाषा या लक्कड़ तोड़ भाषा कहने लगते हैं। अच्छा, इसका कारण क्या है? ऐसी भाषा का कारण क्या है? जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि मुक्तिबोध की भाषा क्या है, भाव के अनुसार या कथ्य के अनुसार या वस्तु के अनुसार रूप बदलती है। अब मुक्तिबोध ने जिस वस्तु की चर्चा की है या जिस संवेदना के तहत चर्चा की है, वो संवेदना ही या वो रचना वस्तु ही कैसी है? वो रचना वस्तु क्या है? कठोर है। वो कोमल कांत नहीं है, वो कठोर यथार्थ है या कटु यथार्थ आप कहिए। वो कठोर यथार्थ है, वो कोमल कांत है ही नहीं। उसमें उसकी जो सौंदर्य दृष्टि है वो भी भिन्न है छायावादी कवियों की तुलना में, या छायावादी कवियों से वो भिन्न है। जब यथार्थ ही मूल वस्तु ही कठोर होगी, वो जगत का या दुनिया का कटु यथार्थ है। जब रचना वस्तु कठोर होगी तो उसी हिसाब से भाषा भी कैसी हो जाएगी? कठोर हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। तो इसीलिए जो मुक्तिबोध की भाषा के बारे में पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे कि मुक्तिबोध की भाषा कैसी है? ये बात तो है कि वो भाषा खुरदरी है, चिकनी नहीं है। किससे कैसी? छायावाद की तरह वो चिकनी नहीं है, खुरदरी है, लेकिन कैसी है? जानदार है। जानदार है मुक्ति की भाषा, मुक्तिबोध की भाषा। और कैसी है? प्रभावशाली है। और कैसी है? रचना वस्तु के बिल्कुल उपयुक्त है या रचना वस्तु के अनुरूप है। और इसीलिए बहुत से समीक्षक क्या बोलते हैं? उसको लक्कड़ तोड़ भाषा कहते हैं। तो मुक्तिबोध की भाषा कैसी है? खुरदरी है, जानदार है, प्रभावशाली है और रचना वस्तु के अनुरूप है। लेकिन वो इसी भाषा के तहत ही, इसी भाषा के कारण ही अपनी बात को सटीकता से संप्रेषित कर पाए हैं, बड़े अच्छे से कह पाए हैं। जब हम आगे देख लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल आप देख लीजिए इसकी कि उसके पास लाल फूलों का लहकता झोर, मेरी वह कन्हेर, वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर, अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का सून अंबर ताकता है। आप छायावाद में कल्पना भी नहीं कर सकते प्रकृति की इस तरह के वर्णनों की। प्रकृति की वर्णन जैसे कि छायावाद में कैसे मिलते हैं कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, इस तरह के वर्णन आपको उसमें मिलेंगे छायावाद में। या तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, वो सब वर्णन आपको छायावाद में मिलेंगे। वहाँ प्रकृति के ऐसे वर्णन नहीं मिलेंगे। या मरकत दिव्य सा खुला ग्राम, वो सब वर्णन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो छायावाद से बहुत भिन्न है यहाँ की भाषा। यहाँ की प्रकृति वर्णन देखिए कितना भिन्न है छायावाद से। तो इसलिए इसकी भाषा को, जो मुक्तिबोध की भाषा है, उनकी भाषा को लक्कड़ तोड़ भाषा कई बार कह दिया जाता है। आधुनिक युग में, प्रयोगवादी दौर में और प्रगतिवादी युग में भी लिखी गई कविताएं, लेकिन प्रगतिवादी युग में आपको कम मिलेंगी। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इसमें क्या एक नई विधा मिलेगी? लंबी कविता। और सबसे ज्यादा इसमें मिलेंगी नई कविता में लंबी कविता। इसे लंबी कविता क्यों कहा गया है? क्योंकि जो पुरानी कविता की विषय वस्तु थी या कहिए पैटर्न था पुरानी कविता का, उससे ये बिल्कुल भिन्न है। ये उससे तुलना में काफी ज्यादा लंबी है, इसलिए कविताओं को लंबी कविता कहा गया। आकार के आधार पर भी, और आप जब संवेदना पढ़ेंगे तो उसके आधार पर भी, क्योंकि इसमें एक तरह से वो श्रृंखला बनी हुई है विचारों की। या जब प्रबंधात्मक कविता है तो उसमें कथा सूत्रों की एक श्रृंखला बनी हुई है, या विचारों की एक श्रृंखला बनी हुई है। इस वजह से कविता जो पुरानी कविता थी, परंपरागत कविताएं थी, उनसे अलग हो गई है, उनसे लंबी है, काफी लंबी है। इसी वजह से इसको
इस विधा को लंबी कविता कहा गया है। आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो लंबी कविता कौन कौन सी है? राम की शक्ति पूजा, जो कैसी है? प्रबंधात्मक लंबी कविता है। या असाध्य मीना देखेंगे आप, या जो आप पढ़ रहे हैं अभी ब्रह्मराक्षस। ये लंबी कविता है। अच्छा, ये कविता क्यों लंबी हो गई है? ये कविता लंबी इसलिए है, ये लंबी कविता लंबी इसलिए है कि जो पुराने समय में था, गतिशील जो यथार्थ था वो उतना अधिक गतिशील नहीं था, या उतना अधिक फैलाव नहीं हुआ था, वो एक विमी था। आप देखेंगे जो पुरानी कविताएं आप पढ़ेंगे, छायावादी कविताएं, तो उसमें यथार्थ एक विमी दिखाया गया है। जैसे जैसे जटिलताएं बढ़ी समाज की, हमारे समाज की, जैसे जैसे समाज विकसित हो गया तो समाज में क्या हुआ? जटिलताएं बढ़ती गई। और जब समाज में जटिलताएं बढ़ेंगी तो साहित्य क्या है? समाज का ही प्रतिबिंब है, तो वो जटिलताएं साहित्य में भी आती जाएंगी। तो पहले जो साहित्य एक विमी होता था, अब क्या हो गया? एक के बजाय उसमें विमाएं बढ़ती गई। जैसे जैसे और जटिलताएं बढ़ी तो विमाएं और बढ़ती गई। मैं फिजिक्स के माध्यम से आपको समझा पा रहा हूँ। और साहित्य जटिल होता गया, जैसे जैसे समाज जटिल हुआ साहित्य भी जटिल होता गया। तो पहले जो एक विमा होती थी, अब कितनी विमाएं हो गई? 4-4 विमाएं हो गई। 4-4 दिशाओं में, 4-4 विमाओं में जो साहित्य की विषय वस्तु है वो गति करने लगी, वो गतिशील हो गई। जिसे अब मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक पहले जो डायमेंशन क्या होती है? एक्स। सिर्फ एक डायमेंशन में हम अपने सवाल पढ़ते हैं गणित के, फिर 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं, फिर जब और ऊंची कक्षा होती है तो 3 डायमेंशन पढ़ने लगते हैं। जब इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं या उससे ऊपर पढ़ते हैं तो हम ये 4th डायमेंशन पढ़ने लगते हैं। तो इसी तरह से साहित्य भी जटिल होता गया। अब उस जटिल यथार्थ है, जो साहित्य जटिल है, जटिल यथार्थ को जो अभिव्यक्त करना है, जटिल भी यथार्थ और गतिशील भी है साथ में, तो उसको जब हमें अभिव्यक्त करना है, संपूर्णता में जब पकड़ना है उसको, उस जटिल और गतिशील यथार्थ को संपूर्णता में अगर पकड़ना है तो कविता कैसी हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। कविता कैसी हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। इसीलिए आधुनिक युग में इस तरह की विधा आई, लंबी कविता की विधा आई। तो ये किस तरह की, अब हम देखते हैं ब्रह्मराक्षस की ओर कि ये किस तरह की कविता है। ब्रह्मराक्षस विचार प्रधान लंबी कविता है, क्योंकि विचारों की श्रृंखला के कारण लंबी भी है। इसमें इस कविता का मुख्य विषय वस्तु क्या है? कविता की मुख्य विषय वस्तु है तो कोई बताई थी, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का आत्म संघर्ष। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का आत्म संघर्ष। तो इस वैचारिक द्वंद्व है, उसको संपूर्णता में व्यक्त करने के लिए, इसी जो जटिल विषय वस्तु है इसको संपूर्णता में व्यक्त करने के लिए ही ब्रह्मराक्षस कविता कैसी हो गई है? लंबी हो गई है। अब देखते हैं हम आगे इस कविता में जो अन्य कारक है, जैसे बिंब इस कविता में। तो बिंब आप देखेंगे मुक्तिबोध की कविताओं में जो बिंब मिलते हैं, मुक्तिबोध की कविताओं के जो बिंब मिलेंगे वो परंपरागत बिंबों से अलग है। कैसे अलग है? छायावाद के बिंब कैसे होते थे? छायावाद में जो प्रकृति के बिंब मिलेंगे, बड़ा सुंदर वर्णन मिलेगा प्रकृति का। या बिंब कैसे होंगे? सीधे साधे होंगे, सीधे होंगे, स्पष्ट होंगे, प्रत्यक्ष होंगे। अब मुक्तिबोध के बिंब कैसे हैं? मुक्तिबोध के बिंब कैसे हो गए हैं? मुक्तिबोध के यहाँ बिंब है रहस्यमयी है, भयानक है, भीषण बिंब है। यहाँ बिंब कैसे है? भीषण है। यहाँ बिंब कैसे होते थे? सुंदर होते थे,
कोमल होते थे। और यहाँ बिंब कैसे है, रहस्यमयी है, भीषण है, भयानक टाइप के बिंब दिखेंगे आपको। जैसे कि ये देखिए ब्रह्मराक्षस का बिंब खींचा गया है। कोमल बिंब भी मुक्ति बोध क्या मिलते हैं, लेकिन संख्या में कम है। क्यों? क्योंकि उनकी विषय वस्तु ही साहित्य की, उनकी रचनाओं की विषय वस्तु ही ऐसी है, कटु यथार्थ है, इसलिए कोमल बिंबों की संख्या बहुत कम मिलेगी, कठोर बिंबों की संख्या बहुत अधिक मिलेगी। मुक्ति बोध के साहित्य में आपको कठोर बिंब भी अधिकांश रूप में दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि एक ब्रह्म राक्षस का बिंब देख लीजिए, उसमें कि ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह, हाथ के पंजे बराबर, बाहा छाती मुंह छपाछप, फूप करते साफ, फिर भी मैल फिर भी मैल। ये मैल क्या है? ये पाप छाया है। यानी क्या है पाप छाया? मतलब अपराध बोध है। ये कौन सा अपराध बोध? क्या उसने अपराध किया है? मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का जो दायित्व है कि निम्न वर्ग के मन में क्रांति के प्रति चेतना जागृत करना, वो नहीं कर पा रहा। ऐसा उसे लगता है कि वो अपना दायित्व नहीं निभा पाया, इसीलिए उसके जो शरीर पर मैल है ये चढ़ा हुआ है। उसे लगता है ये जो अपराध बोध की भावना है यही मैल की तरह छाई हुई है। ये एक तरह से मुक्ति बोध ने बिंब के रूप में दिखाने की कोशिश की है कि वो किस तरह से वो अपने मन में छटपटा रहा है, उसके मन में चिंता है, उलझन है कि मैं अपना दायित्व नहीं निभा पा रहा हूँ। इस चीज को मुक्ति बोध ने बिंब के जरिए साकार किया, दिखाया है कि ब्रह्म राक्षस किस तरह लगातार अपने हाथ पर मल मल के नहा रहा है, धुल रहा है, ताकि उसके शरीर से वो बिंब, वो जो मैल है वो उतर जाए, लेकिन वो मैल उतर नहीं रहा है। इसी की चीज का बिंब खींचा गया है। दूसरा ये देखिए जो प्राकृतिक बिंब है, यह दिखा रहा है उस बावड़ी की तरफ, बावड़ी की ओर दिखा रहा है। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक, ये यहाँ पर क्या है? मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर। ये मानवीकरण अलंकार है, पेड़ बैठता नहीं है, लता बैठती नहीं है। मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर, ले पुष्प तारे श्वेत। सफेद फूल उसमें है जो बेल पे लता पे छाए हुए हैं, उसी के बारे में कवि ने ये जो बिंब किया है, प्रकृति का बिंब खींचा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये बिंब कैसा है? कोमल कांत नहीं है जैसा कि छायावाद में दिखाई पड़ता है। ये क्या बिंब कर रहा है? जो बावड़ी की रहस्यात्मकता है, जो वहां की भयानकता है, उसको और बढ़ा रहा है ये बिंब। तो ये बिंब छायावादी बिंब से इस तरह से भिन्न है। पांचवा बिंदु, प्रतीकों का इस्तेमाल। प्रतीकों का प्रयोग अगर हम देखेंगे तो मुक्तिबोध के पूरे साहित्य में प्रतीकों का खूब प्रयोग हुआ है। प्रतीकों का प्रयोग खूब हुआ, तरह तरह के प्रतीक इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे कि आप ओरंगटाउन का बार बार प्रतीक देखेंगे, ओरंगटाउन, या फिर लकड़ी का रामा, या फिर चांद और चांदनी। चांद किसका प्रतीक है? पूंजीवाद का प्रतीक है, चांद आपको दिखाई देगा। तो इस तरह के प्रतीकों का खूब प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखेंगे आप कि पूरी कविता ही प्रतीकात्मक है एक तरीके से। इस पूरी कविता में तरह तरह से प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि ब्रह्मराक्षस क्या है? मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का प्रतीक है। और इस कविता में देखेंगे स्वयं मुक्तिबोध ही ब्रह्मराक्षस है, और जो ब्रह्मराक्षस का शिष्य है वो भी मुक्तिबोध ही है, कवि है। ब्रह्मराक्षस किसका प्रतीक है? मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का, जो पाप छाया है, जो बराबर धुल रहा है। यह मैल जो है वो क्या है? अपराध बोध है जो उसके मन में है कि वो अपना दायित्व पूरा नहीं कर सका। तो इस चीज का जो अपराध बोध है वही पाप छाया है। ये इस तरह के और भी ढेर सारे प्रतीक इसमें आपको मिलेंगे। जैसे कि वो बावड़ी के अंदर जा रहा है, तो वो बावड़ी क्या है? एक तरह से अचेतन मन में प्रवेश करने की बात है। या वो फटिक शिला वाला आप पढ़ेंगे जो विश्वचेतस बनने जा रहा है, 100% विश्वचेतस। तो इस फटिक प्रसाद वाला जो प्रतीक मिलता है कि इस फटिक प्रसाद में वो इस फटिक यानी संगमरमर की सीढ़ियों से चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो 100% विश्वचेतस बनना चाहता है। वो सब प्रतीक ही है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया।
यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रतीक तो जो साधारण तौर पर व्याख्या की है समीक्षकों ने, मार्क्सवादी समीक्षकों ने ब्रह्म राक्षस के प्रतीकों की और भी अलग तरीके से, भिन्न तरीके से व्याख्या की है। जैसे कि चांद पूंजीवाद के प्रतीक है ये माना जाता है, लाल फूल क्रांति का प्रतीक है, लेकिन इन सब प्रतीकों को, इन व्याख्या को अतिरंजित व्याख्या माना जाता है और आमतौर पर इन सब व्याख्याओं को उतनी स्वीकृति नहीं प्राप्त है। जो साधारण व्याख्या है, साधारण तौर पर जो मैंने बताया कि ब्रह्म राक्षस मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का प्रतीक है और पाप छाया क्या है, अपराध बोध की प्रतीक है। तो इस तरह के जो अभी तक हमने डिस्कस किए थे इस कविता के बारे में, वो प्रतीक ज्यादा माने जाते हैं, वो प्रतीक उचित माने जाते हैं और ये व्याख्या संकीर्ण मानी जाती है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो मार्क्सवादी समीक्षक हैं उन्होंने मुक्तिबोध की इस कविता की किस तरह से व्याख्या की है, किन प्रतीकों के तहत व्याख्या की है, पता होना चाहिए। लेकिन वही प्रतीक ज्यादा प्रचलित हैं, ज्यादा उन प्रतीकों की ये वाली व्याख्या ज्यादा प्रचलित है। तो अभी हमने देख लिया शिल्प पक्ष भी और संवेदना पक्ष भी। यहाँ पर एक चीज बताते चले आपको, कभी कभी लिखने में अच्छा लगता है कि इसमें जो ब्रह्म राक्षस कविता है उसमें किन किन दर्शनों का प्रभाव है, कौन कौन से दर्शनों का प्रभाव है। हालांकि मुक्तिबोध ज्यादा दार्शनिक चीजों में नहीं फंसते, वो सीधे सीधे स्पष्ट रूप से अपनी बात कहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ किसी न किसी दार्शनिक का प्रभाव होता ही है रचना पर। जैसे इसमें देखते हैं कि मुक्तिबोध क्या है, मुक्तिबोध घोषित तौर पर मार्क्सवादी कवि हैं। तो जब उनकी रचना होगी, ये जैसे कि ये रचना में मुख्य इसकी संवेदना या विषय वस्तु क्या है आखिर, वो है कि मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का आत्मसंघर्ष। तो ये संवेदना, ये मूल जो विषय वस्तु है वो वही किस पर आधारित है, तो मार्क्सवाद पर आधारित है। क्योंकि जो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी जिसके कारण ये आत्मसंघर्ष हुआ, वो क्या है, वो दायित्व ये है कि निम्न वर्ग को क्रांति के लिए जागृत किया जाए, सामाजिक क्रांति के लिए जागृत किया जाए। तो ये जो सामाजिक क्रांति की जागृति वाली बात है, क्या मार्क्सवाद से आई है, मार्क्सवाद की ही मूल संवेदना ही यही है। दूसरी चीज जो देखेंगे हम कि इसमें जब फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया गया है तो उसमें मन के अंदर प्रवेश करने वाली बात है। कभी मन के अंदर प्रवेश करके ही फिर वो सब कल्पनाएं करता है, वो सब चीजें अपनी बात कहता है। तो जैसे आत्मसंघर्ष वाली जो बात आ रही है, वो आत्मसंघर्ष वाली बात मन के अंदर प्रवेश करने के बाद ही कभी वो जो चक्की के दो पार्टों की तरह मन है वो दिखा पाता है, तो बड़ी स्पष्टता से अपनी बात कह पाता है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया हो रही है वो कैसी है, मन के अंदर की है। पूरा संघर्ष किसका है, मन के अंदर का संघर्ष है और मन के अंदर प्रवेश करके ही कवि ने उसको दिखाया है। तो ये जो मन के अंदर संघर्ष है वो किस बात की ओर इशारा करता है, किस दर्शन की तरफ, वो मनोविश्लेषणवाद की तरफ दिखाता है। क्योंकि मनोविश्लेषणवाद क्या कहता है, मनोविश्लेषणवाद का जो दर्शन है वो ये बताता है कि दुनिया में जो अधिकांश चीजें हैं जो ऊपर से दिखाई पड़ती हैं हमको, दरअसल वो मन के अंदर जो तरह तरह के व्यक्ति के अंतर्द्वंद है, मन के अंदर जो कुंठा व्याप्त है, मन के अंदर जो मनोविकार व्याप्त है, वह उन सब चीजों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। जो हम ऊपर से चीजें देखते हैं वो वास्तव में मन के अंदर से ही निकलती हैं, या मन के अंदर में जो संश्लेषण होता है, विश्लेषण होता है, उससे ही चीजें प्रभावित होती हैं। जो मन के अंदर हमारे निर्णय चलते हैं, निर्णय होते हैं, वही हमारे भौतिक जीवन में लागू होते हैं। इसके और भी जब आप दर्शन पढ़ेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे कि कोई भी चीज पहले, कोई भी प्रत्यय मन के अंदर बनता है, ये बोला जाता है। जिस किसी ने पहले चारपाई बनाई होगी या ये कहीं कुर्सी बनाई होगी, तो कुर्सी पहले मन के अंदर बनी होगी, बाद में वो भौतिक रूप में बनी। तो मनोविश्लेषणवाद कहता है कि मन की दुनिया बाहर की दुनिया से ज्यादा बड़ी है, उसके अंदर जो संघर्ष होता है वही फिर भौतिक रूप में बाहर दिखता है। तो ये सब जो आत्मसंघर्ष वाली बात है, ये कैसे आई, मनोविश्लेषणवाद से। तो यहाँ पर दो दर्शनों का स्पष्ट रूप से प्रभाव है, बाकी छोटे छोटा प्रभाव तो दिखता रहता है, लेकिन जो बड़ा प्रभाव हो या स्पष्ट प्रभाव किसका दिखता है, मार्क्सवाद का और मनोविश्लेषणवाद का। तो यहाँ पर हमने संवेदना की बात भी कर ली, शिल्प की बात भी कर ली,
फैंटेसी शिल्प का किस तरह से प्रयोग किया गया है इस कविता में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आमतौर पर आपको ये पढ़ने को नहीं मिलेगा कि फैंटेसी शिल्प का कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ है इस कविता में। फैंटेसी शिल्प के बारे में आप पढ़ लेंगे, उसकी विशेषताएं पढ़ लेंगे, लेकिन इस कविता में मुक्तिबोध ने कैसे किया है वो आपको आमतौर पर पढ़ने को नहीं मिलता। तो इसके बारे में हमने चर्चा की कि ब्रह्म राक्षस में फैंटेसी शिल्प का कैसे प्रयोग हुआ है, कौन कौन से दर्शनों का प्रभाव है इस कविता में, ये भी बात कर ली। तो हमारा ये वाला टॉपिक पूरा हो जा रहा है ब्रह्म राक्षस का। बाकी मुक्तिबोध में हमने चर्चा की थी कि मुक्तिबोध के द्वंद्व, या वहाँ भी हमने फैंटेसी शिल्प की विस्तार से चर्चा की थी, मुक्तिबोध की भाषा की भी चर्चा की थी। यहाँ पर अब ये टॉपिक हम बंद करते हैं, खत्म करते हैं, क्योंकि टॉपिक पूरा हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम नए टॉपिक लेके हाजिर होंगे। नमस्कार।